वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सितंबर मंथ का मेगा टेस्ट का पेपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में बोल रखा है कि कोई एक स्फीयर स्मॉल एम मास का ऐसे फी वेलोसिटी से जा रहा था। उसके बाद उसने एक हैंगिंग बैग के साथ, जो एक सैंड का बैग है कैपिटल एम मास का, इनिशियली वो रेस्ट पे था, बैग हैंग कर रहा था एक्चुअली। उसके साथ ए आगे कोलाइड करता है। कोलिजन के बाद ये बैग के अंदर इंटर कर जाता है और रेस्ट स्टॉप हो जाता है। मतलब ऐसा बोलेंगे कि इनिशियली ये अस्थिर था, रेस्ट ये आ रहा था, और कोलिजन के बाद क्या हुआ कि ये जो स्फेयर है वो सैंड के बैग के अंदर चला गया और अंदर में जाकर रेस्ट पे हो गया। मतलब अब अंदर इसका टोटल मास बोलेंगे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। एक कोलिजन की वजह से ये मूव करने लगा किसी वेलोसिटी से, मान लो फी नोट, जिसकी वजह से इसकी हाइट ऐसा गेन हुई। उसको बोला है स्मॉल एच। कोलिजन के बाद ऐसा इतना ऊपर चला गया स्मॉल एच, तो ये तुमसे बोला है कि स्फेयर का वेलोसिटी, मतलब इनिशियल शुरुआत में जो फी था, फी का वैल्यू क्या था वो बताना। किस वेग के साथ स्फेयर आ रहा था। तो पहले तो हम लोग मोमेंटम कंजर्व करते हैं कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद। तो मोमेंटम कंजर्व करोगे तो कोलिजन के जस्ट पहले हम लोग बोलेंगे कि एम फी। स्फेयर तो फी वेलोसिटी से आ रहा था, बाकी का सैंडबैग हैंग कर रहा था और रेस्ट पे था, तो उसका मोमेंटम जीरो सिर्फ स्फीयर का होगा। बाद में दोनों साथ साथ सैंड के अंदर ही स्फीयर चला गया। अब दोनों साथ साथ मूव करने लगे वी नोट वेलोसिटी से। तो बाद में मोमेंटम हम लोग बोलेंगे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू फी नोट ऐसा। तो यहाँ से फी नोट का वैल्यू मिल जाएगा, वो होगा स्मॉल एम टी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है। उसके बाद हम लोग एनर्जी कंजर्व करेंगे। ठीक है। देखो कोलिजन के जस्ट बाद जो सैंड बैग है उसके अंदर स्फीयर चला गया और उसका वेलोसिटी फी नोट था। फी नोट का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो अब ये उस टाइम उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, और तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखेंगे हाफ टोटल मास इनटू फी नोट स्क्वायर ऐसा। बाद में क्या हुआ कि इस वेलोसिटी की वजह से वो सर्कुलर पथ पे मूव करने लगा ऐसे ऐसा, और उसकी हाइट जो गेन हुई वो एच, मतलब एच हाइट तक ऊपर चला गया। वहां पे जाके वो अस्थिर हो गया। मतलब ये दोलन जैसा ऐसा, पेंडुलम जैसा मूव करने लगा सर्कुलर पथ पे, क्योंकि डोरी से बंध रखा था। तो बाद में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्थिति जुड़ जा गई। वो होगा टोटल मास इंटू जी इंटू एच ऐसा। तो ये तो कट जाएगा। फी नोट स्क्वायर को लिखेंगे 2GH। फी नोट की जगह पे हम लोग डाल देंगे जो वैल्यू आई थी, तो ये हो जाएगा स्मॉल एम स्क्वायर फी स्क्वायर एम प्लस एम होल स्क्वायर ऐसा इक्वल टू 2GH। दोनों साइड स्क्वायर करोगे उसके बाद फी का जो वैल्यू आएगा हो जाएगा एम प्लस स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू रूट 2GH। तो यही तुम्हारा आंसर होगा।
तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट होगा ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक स्फीयर कैपिटल एम मास का जो यू स्पीड से मूव कर रहा था, वो एक दूसरे स्फीयर के साथ डायरेक्टली संघात करता है, कोलाइड करता है। तो हम लोग बोलेंगे ऐसा कि एक स्फीयर था कैपिटल एम मास का जो यू स्पीड से आ रहा था, एक दूसरा स्फीयर स्मॉल एम मास का जो शुरू में स्थिर था, इसके साथ आगे कोलाइड किया। तो कोलिजन के बाद उनका जो वेलोसिटी है कैपिटल फी और एक का स्मॉल फी हो गया ऐसा। स्मॉल फी, तो स्मॉल फी का वैल्यू क्या है वो बताना। अभी कहानी देखो क्या, एक तो कोलिजन हो रहा है, तो हम लोग तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो इनिशियली सिर्फ एक ही स्फीयर मूव कर रहा था, तो बोलेंगे एम यू उसका मोमेंटम। दूसरा वाला स्थिर था तो उसका तो जीरो। कोलिजन के बाद लिखेंगे एम फी प्लस स्मॉल एम स्मॉल फी ऐसा, एक इक्वेशन। दूसरा हम लोग बोलेंगे कोलिजन इलास्टिक है, ई का वैल्यू वन होना चाहिए। तो ई इज इक्वल टू फी टू माइनस वी वन मीन्स स्मॉल फी माइनस कैपिटल फी अपॉन यू माइनस जीरो मीन्स यू ऐसा। तो यहाँ से यू इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल फी माइनस कैपिटल फी ऐसा, ये इक्वेशन टू। अभी क्या करेंगे हम लोग कि इक्वेशन टू में कैपिटल एम से गुना करेंगे, दो में हम लोग, और इसको जोड़ देंगे इक्वेशन वन के साथ। तो जोड़ने के बाद बाएं साइड में लेफ्ट साइड में देखोगे एम यू पहले से था इक्वेशन वन में, इक्वेशन टू में हम लोग एम से गुना कर दिए, तो एम यू इसमें भी हो जाएगा बाएं साइड में। तो एम यू प्लस एम यू करोगे तो टू एम यू। दाएं साइड में देखोगे इक्वेशन वन में कैपिटल एम भी था, इक्वेशन टू में हम लोग बड़ा एम से गुना किए हैं, तो माइनस एम भी हो जाएगा, प्लस एम भी माइनस एम भी खत्म। तो यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम स्मॉल भी ऐसा। तो अभी स्मॉल फी मुझे चाहिए, तो ये हो जाएगा टू कैपिटल एम यू अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अभी ऊपर नीचे दोनों में बड़ा एम से भाग दे दो, तो ऊपर हो जाएगा टू यू क्योंकि बड़ा एम से भाग दे रही है, नीचे हो जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, यहाँ पे वन ऐसा। तो बोलेंगे कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, चेन्नई होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला है कि कोई एक बॉल जो है 20 मीटर हाइट से छोड़ा गया, ठीक है। मतलब इनिशियल उसका जो ऊंचाई था, हाइट था शुरुआत में, वो 32 मीटर दिया हुआ है। इनिशियल हाइट को बोला है 32 मीटर। अभी क्या हुआ कि जो बॉल जो है वो नीचे आके एक स्टील प्लेट के साथ कोलिजन करता है, संघात, ठीक है। और उस संघात का ई का वैल्यू बोला है 0.5।
तुमसे बोला है कि दो कोलिजन के बाद, सेकेंड बाउंस के बाद बॉल कितना ऊपर तक जाएगा। तो शुरू में 32 मीटर हाइट से छोड़ा गया, दो कोलिजन के बाद, दो बाउंस के बाद कहाँ पे जाएगा। हम लोग जानते हैं कि तो एच एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, होता है e⁻²n टू एच में एन कोलिजन के बाद, एन संघात के बाद जो बॉल ऊंचाई जाएगी, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है e⁻²n इंटू एच। यहाँ पे एन जो है बाउंस या संघात, कौन कोलिजन, कौन कितने कोलिजन। तो यहाँ पे कोलिजन दो बोला है, सेकंड बाउंस, और स्मॉल एच जो है इनिशियल हाइट जो 32। तो यहाँ से ई की जगह पे 0.5 डाल दो, टू एन की जगह पे सेकंड बाउंस बोला है तो 2 डाल दो इंटू एच, एच 32 ऐसा। और इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 2 मीटर। तो बोलेंगे कि सेकंड बाउंस के बाद वो 2 मीटर जाएगा, तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोल रखा है कि कोई एक 2 kg का पार्टिकल 2 kg का पार्टिकल मूव कर रहा था 3 मीटर पर सेकंड से। वो एक दूसरा पार्टिकल जो 1 kg का है, वो मूव कर रहा था उल्टा डायरेक्शन में, विरुद्ध दिशा में, 4 मीटर पर सेकंड से। उसके साथ कोलिजन करता है, संघात करता है, और संघात के बाद दोनों चिपक जाते हैं। चिपक जाता है इसका मतलब कि दोनों साथ साथ अब चलेंगे। अब टोटल मास हो जाएगा 2 + 1 3 kg। तो कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा वो बताना है। हमने बोल दिया फी होगा ऐसा। तो अभी यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कर लो, वेगमान संरक्षित। तो बोलेंगे कि पहले संघात के पहले जो वेगमान था, एक का हो जाएगा 2 × 3, दूसरे का हो जाएगा 1 × 4, बट निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहा था। बाद में दोनों साथ साथ चिपक गए हैं, इसलिए टोटल मास हो जाएगा 3 × v, ये हो जाएगा मोमेंटम। यहाँ से करोगे तो हो जाएगा v का वैल्यू 2/3 मीटर पर सेकंड। तो बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें बोल रखा है कि कोई एक पार्टिकल एम मास का v वेलोसिटी से जा रहा था, मान लो। तो एक दूसरा पार्टिकल के साथ जो 4m मास का है, उसके साथ आगे कोलिजन करता है। ये शुरू में स्थिर था, रेस्ट था। कोलिजन के बाद अब छोटा वाला जो पार्टिकल है वो अस्थिर हो जाता है, और मान लो बड़े वाले का वेलोसिटी हो गया v2 ऐसा। तो ई का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो पहले तो हम लोग वेगमान संरक्षित करेंगे, मोमेंटम कंजर्व। तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम लिखोगे तो mv, 4m वाला तो अस्थिर था तो उसका 0। बाद में कोलिजन के बाद m वाला स्थिर हो गया तो उसका 0, और 4m वाले का हो जाएगा 4m इंटू v2। m कट जाएगा यहाँ से, v2 का वैल्यू जो होगा v/4। अभी ई का वैल्यू लिखना है, तो ई का वैल्यू हम लोग पढ़ रहे हैं v2 - v1। तो v2 की जगह पे लिखेंगे v/4। v1 तो 0 है, तो v2 - v1 करेंगे तो सिर्फ v/4 आएगा अपॉन
U1 माइनस U2, तो U1 बोला था फी और U2 जीरो, क्योंकि वो अस्थिर था। तो यहाँ से आ जाए वी भी कट जाएगा, 1/4 मीन्स 0.25 ऐसा। तो बोलेंगे कि ऑप्शन बॉम्बे जो है वो करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि अगर दो पार्टिकल, दो बॉडीज संघात करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलिजन जो है इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब E=1, तो इलास्टिक कोलिजन में हम लोग क्या करते हैं? इलास्टिक कोलिजन में हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है। तो बोलेंगे ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होती, मतलब उनका जो बॉडी कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन के बाद वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेते हैं, तो उनमें एनर्जी वेस्ट नहीं होता, इसलिए एनर्जी कंजर्व करते हैं हम लोग, और मोमेंटम तो कंजर्व हर कोलिजन में करते हैं। तो इसमें बोलेंगे कि अगर इलास्टिक है तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में हो रखा है कि दो बॉल है, ए और बी, एक का मास बोला 2 kg, एक का 5 kg, वो अपोजिट डायरेक्शन में से मूव कर रहा है, और वो हेड ऑन कोलिजन करते हैं, एक दूसरे के साथ आके संघात करते हैं। कोलिजन जो है परफेक्टली इन इलास्टिक है, लिख रखा है परफेक्टली इन इलास्टिक, इसका मतलब E=0। E=0 का मतलब कि कोलिजन के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक कर गए, चिपक गए, ये सब साथ साथ मूव करेंगे ऐसा। तो कोलिजन के पहले का तो बना ही रखा था, कोलिजन का बाद का हम लोग डायग्राम बोल रहे हैं कि ये दोनों साथ साथ चिपक गए, मीन्स अब ये 7 kg, 2 kg प्लस 5 kg साथ साथ हो लिए, फी वेलोसिटी से जाएंगे। कोलिजन के बाद इनका वेलोसिटी क्या होगा वही बताना है। तो हम लोग यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करेंगे। कोलिजन से जस्ट पहले का मोमेंटम लिखोगे तो एक का हो जाएगा 2 × 5, दूसरे का होगा 5 × 2 विथ निगेटिव साइन, क्योंकि एक राइट की तरफ जा रहा है, एक लेफ्ट की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक को अगर राइट वाले को प्लस ले रहा है तो लेफ्ट वाले को निगेटिव माइनस लेना पड़ेगा। एक कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद दोनों साथ हो लेंगे, इसलिए टोटल मास 7 × 2 भी। यहाँ से देखो 10 - 10 जीरो, तो 7 भी = 0, तो v = हो जाएगा 0। बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक टी शेप, टी आकार का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ने क्या किया कि दो रॉड, एक ए बी जो दिख रहा है एल लेंथ का, एक 12 लेंथ का, दो रॉड को मिला के एक टी जैसे आकार का ऑब्जेक्ट बनाया। अभी बोला कि इस पे अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं पॉइंट पी पे, तो ये सिर्फ लिनियर मोशन कर रहा है, मतलब रेखीय गति, रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है, चाक गति नहीं हो रहा है। रोटेशनल मोशन नहीं होने का मतलब, चाक गति नहीं होने का मतलब हम लोग बोलते हैं कि टॉर्क जीरो आ रहा है। और टॉर्क जीरो कब आएगा? जब हम लोग फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ही लगाएंगे, क्योंकि टॉर्क को हम लोग बोलते हैं एफ क्रॉस आर, आर एफ साइन थीटा, आर क्रॉस एफ, सॉरी, आर एफ साइन थीटा। तो अगर सेंटर ऑफ मास पे ही फोर्स लगाएंगे तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो आएगा।
टॉर्क जीरो आएगा, इसलिए सिर्फ लिनियर मोशन होगा। इसका मतलब पॉइंट पी जो है वो सेंटर ऑफ मास है इस ऑब्जेक्ट का, इस टी आकार के जो ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट पी है, तभी वहां पे बल लगा रहे हैं तो सिर्फ लीनियर मोशन हो रहा है। तो अभी बोला कि सी के रिस्पेक्ट में पी का लोकेशन बताना है, मतलब सी को ओरिजिन मान के पी का डिस्टेंस बताना है। सी से कितना दूरी पे है ऐसा बोलो। तो देखो इसको ऐसा करेंगे कि एक रॉड तो ऐसा था जिसकी लंबाई 12 है, एक रॉड ऐसा है जिसकी लंबाई एल है। लंबाई एल है तो इसका द्रव्यमान हम लोग एम बोल देते हैं, ऐसा एम। जिसकी लंबाई 12 है उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा, मास भी ज़्यादा होगा, तो उसकी मास हम लोग 2m बोल रहे हैं, दुगना होगा क्योंकि लंबाई भी डबल है ऐसा। सी के रिस्पेक्ट में बताना था तो सी को हम लोग ले लिए ओरिजिन 0 0 ऐसा। देखो तो ये जो 12 लंबाई का जो रॉड है उसको रॉड 1 बोल रहे हैं, इसका अपना खुद का द्रव्य सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र पिच में होगा। पिच में मतलब ऐसे हम लोगों ने क्या बोला कि ये जो आकार है वो ऐसे रखा हुआ है कि इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में तो लंबाई 12 है तो उसका हाफ करोगे तो एल। तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 0 L ऐसे। जो एल मास का रॉड है जो ऊपर में रखा हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास भी उसके लेंथ के आधे पे यहाँ पे होगा, मतलब वाई अक्ष पे ही होगा। वाई अक्ष पे होगा तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो जाएगा, और वाई वाला कोऑर्डिनेट देखोगे तो 12 होगा, क्योंकि पहले रॉड जो 12 लंबाई का है उसके ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एक्स वाला 0, वाई वाला 12 ऐसे। अभी इन दोनों रॉड का द्रव्यमान केंद्र पॉइंट पी पे हो रहा था, इन दोनों का मिला के कंबाइंड का, यही मुझे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट चाहिए एक्चुअली। तो हम लोग बोलेंगे कि मुझे वाई सी ओ एम चाहिए, तो उसको लिखेंगे M1 Y1। M1 को लिखेंगे 2m, Y1 मतलब इसका अपना कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट जो L, प्लस M2 Y2 अपॉन M1 + M2। M1 + M2 करोगे तो हो जाएगा 3m। तो हो जाएगा 4mL ऊपर में, नीचे में 3m कैंसिल तो 4L/3। तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि एक बड़े से डिस्क जिसका रेडियस 2r है, एक बड़े से डिस्क जिसका रेडियस 2r है ऐसा, उसके उसमें से r रेडियस का एक डिस्क काट के हटा दिया ऐसा। तो जो बड़ा वाला था वो 2r का था, उसमें से हम लोग r रेडियस का एक डिस्क काट के हटा दिया ऐसा। ठीक है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया, जो बच गया हिस्सा, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा ऐसा। देखो तो बड़े वाले का रेडियस 2r, छोटे वाले का रेडियस r, बड़े वाले का सेंटर तो हम लोग बोल देते हैं ऐसा 0 0। तो छोटे वाले का सेंटर यहाँ पे होगा, छोटे वाले का त्रिज्या r है तो ये r0 हो जाएगा, मतलब इसका सेंटर 0 0, तो इसका सेंटर जो है r0 ऐसा। तो यहाँ पे
सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो बोलते हैं m1 x1 माइनस m2 x2 आगा m1 - m2, क्योंकि यहाँ पे काट के हटाए हैं, रिमूव किए हैं। रिमूव करने में हम लोग माइनस, और ये डिस्क जो है, तख्ती तख्ती का जो द्रव्यमास जो है उसके सरफेस एरिया पे निर्भर करता है। उसका जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उसका मास द्रव्यमान उतना ज्यादा होगा। मीन्स हम लोग m1 की जगह पे a1 लिख सकते हैं, मतलब हम लोग ऐसा लिखते थे फॉर्मूला a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 - a2। तो x1 की जगह पे 0 लिखेंगे, a1 की जगह पे पाई इंटू 2r का स्क्वायर, a2 की जगह पे लिखेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर, और x2 की जगह पे r। x1 0 है तो a1 x1 तो 0 हो जाएगा, माइनस a2 की जगह पे लिखना है पाई आर स्क्वायर, x2 की जगह पे r। a1 को लिखेंगे हम लोग पाई 2r का स्क्वायर, a2 को पाई आर स्क्वायर, ऐसा। देखो तो ऊपर में हो जाएगा माइनस पाई आर क्यूब, नीचे में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई। 3 पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा, आर क्यूब और आर स्क्वायर को काटेंगे तो ऊपर में आर बचेगा, तो ये हो जाएगा -r/3। माइनस का मतलब कि ओरिजिन के लेफ्ट में, मतलब बड़े वाले के केंद्र के लेफ्ट बाएं साइड में कितना अंतर पे, तो r/3 अंतर पे। तो हम लोग बोलेंगे कि अल्फा का जो वैल्यू होगा वो जाएगा 1/3। एक्चुअली यहाँ पे बोल रखा था कि जो बड़े वाले का सेंटर है वो अल्फा आर अंतर पे, ऐसा मतलब बड़े वाले के केंद्र से अल्फा आर अंतर पे, डिस्टेंस पे इस रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास होगा, तो अल्फा का वैल्यू बताना था। तो यहाँ से हमारा सेंटर ऑफ मास जो आया वो -r/3 आया। -r/3 का मतलब कि उस बड़े वाले के सेंटर में ओरिजिन के बाएं साइड में माइनस का मतलब, और कितना डिस्टेंस पे, तो r/3। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1/3। बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि एक रॉड है, लेंथ एल का, एंड ए बी नाम दे देते हैं। उसका लीनियर मास डेंसिटी जो है, जो रेखीय घनता हम लोग बोलते हैं, वो डिस्टेंस के साथ बदल रहा है। तो म्यू इक्वल टू ऐसा दे रखा है, a + bx/l। तो बोला इसका सेंटर ऑफ मास एक्चुअली निकालो ए एंड से, तो हम लोग बोलेंगे कि x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का एक टुकड़ा लेंगे ऐसा, इसकी मास को हम लोग dm बोल रहे हैं, जो होगा म्यू इनटू dx। तो म्यू का वैल्यू बोल रखा है a + bx/l इनटू dx ऐसा। तो मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो बोलेंगे x dm/dm, लिमिट डालेंगे हम लोग 0 to l, 0 to l ऐसा। तो देखो dm की जगह पे तो आ गया है, तो जब x dm करोगे, मतलब dm में x से गुना करोगे, तो हो जाएगा ए एक्स
डी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, एक्स गुना कर देने के बाद इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करना है 0 to L, और नीचे डीएम, डीएम को लिखेंगे ए प्लस डी एक्स अपॉन एल डी एक्स 0 to L। इसी को इंटीग्रेट करोगे और लिमिट डालोगे, ठीक है। तो एक्स यू एम जो दे रखा है क्वेश्चन के अनुसार, वो बोला है ए एंड से 7L/12, मतलब इंटीग्रेट करके लिमिट डालने के बाद एक वैल्यू आएगी ए और बी के साथ, उसमें ए और बी होंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको इक्वेट कर देंगे हम लोग 7L/12 से, 7L/12 के साथ। तो वहां से एक संबंध आएगी ए और बी में, और वो होगा तुम्हारा 2A=B, मीन्स B=2A। तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट आने वाला है। तो सोल्व करना है, बॉम्बे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रखा है कि कोई एक लड़का एक लॉन्ग कार्ट के ऊपर खड़ा है, और कार्ट जो है एक दीवार के साइड में है, मतलब ऐसा मान लो एक कार्ट है, इस पे वो खड़ा है ऐसा। चलो यहाँ खड़ा है इनिशियली, यहाँ पे एक दीवार है मान लो, अभी लड़का जो है इनिशियली शुरू में दीवार के से 25 मीटर की डिस्टेंस पे था ऐसा। अभी लड़का क्या किया कि वो दीवार की तरफ काट के ऊपर 10 मीटर चला, तो लड़का 10 मीटर, ऐसा 10 मीटर आगे ऐसा बढ़ना चाहा, जिसकी वजह से जो काट है जिस पे वो खड़ा है, काट इधर दीवार से दूर भागेगा एक्स, ठीक है। तो फाइनली तुमसे बोला है कि जब वो 10 मीटर आगे काट के ऊपर बढ़ेगा, तो अब अंतिम फाइनली लड़का का दीवार के साथ अंतर क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। देखो, तो लड़का 10 मीटर आगे गया, साथ साथ वो काट के ऊपर है, काट x मीटर पीछे गया, तो लड़के का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, स्थानांतर, हो जाएगा 10 - x। तो हम लोग बोलेंगे कि लड़का एक्चुअली इस डायरेक्शन में नेट जो गया वो 10 - x ऐसा, और लड़का का जो मास दिया हुआ है वो 20 kg, 20 kg। अब काट को देखोगे, तो काट जो है अपोजिट डायरेक्शन में दीवार से दूर गया, तो काट जो है इस डायरेक्शन में एक्स गया, और काट का जो मास दिया हुआ है वो बोला है 80 kg। हम लोग बोलेंगे बाहरी कोई बल नहीं है, इसलिए सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट मीन्स स्थानांतर 0 होना चाहिए, मतलब m1x1 प्लस m2x2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो m1x1 लिखोगे तो 20 × 10 - x, m2x2 करोगे तो 80 × x मीन्स 80x। बट देखो, लड़का दीवार की तरफ जा रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट 10 - x है, वो दीवार की तरफ, इस दाएं तरफ। काट जो है वो दीवार से दूर मीन्स बाएं तरफ लेफ्ट में जा रहा है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक को प्लस एक को माइनस लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं -80x लिखा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो 200 इक्वल टू 100x आएगा,
एक्स का वैल्यू हम लोग बोलेंगे 2 मीटर। देखो, तो लड़का का जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 10 - 2 हुआ, क्योंकि 10 तो आगे गया था वो दीवार की तरफ, लेकिन काट पे है तो काट अगर पीछे आ रहा है तो वो भी पीछे आया होगा, और एक्स का वैल्यू 2 आया। तो लड़का का नेट जो स्थानांतर हुआ वो 10 - 2, 10 - 2 करोगे तो 8। पहले लड़का और दीवार के बीच का डिस्टेंस 25 था। अब लड़का नेट जो है 8 मीटर दीवार की तरफ आया, तो अब जो डिस्टेंस बचा वो 25 - 8। 25 - 8 करोगे तो 70, बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि दो ब्लॉक जिनका मास दे रखा है 10 kg 30 kg, वो सेम स्ट्रेट लाइन पर रखे हुए हैं। एक जो है 0 0 पे इनिशियली ऐसा, यहाँ पे मान लो 10 kg का एक पार्टिकल रखा हुआ है, कोऑर्डिनेट 0 0। दूसरा पार्टिकल जो है x 0 पे रखा हुआ है 30 kg का। देखो, अभी क्या है कि 10 kg वाला ब्लॉक जो है 6 सेंटीमीटर आगे की ओर बढ़ा, मतलब वो इस दिशा में 6 सेंटीमीटर मूव किया। ठीक है, 30 kg वाले पार्टिकल को कितना मूव करना चाहिए, कितने और किस दिशा में, डायरेक्शन में चलना चाहिए, ताकि सेंटर ऑफ मास जो है उसी इनिशियल पोजीशन पर है, सेंटर ऑफ मास जो है अनचेंज रहे। मतलब सेंटर ऑफ मास का हम लोग बोलेंगे स्थानांतर डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, वो जहाँ पे इनिशियली था द्रव्यमान केंद्र वहीं पे बाद में भी होना चाहिए। ये दोनों पार्टिकल भले मूव कर ले, लेकिन बोला है कि द्रव्यमान केंद्र अनचेंज होनी चाहिए, जहाँ पे इनिशियली थी वहीं पे बाद में, मतलब हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0, एक्स यू एम 0। तो हम लोग बोलेंगे कि m1 x1 प्लस m2 x2 इक्वल टू 0। तो m1 x1 को बोला है 6 सेंटीमीटर, प्लस m2 30 x2 हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा 30 kg वाले का इक्वल टू 0। यहाँ से देखोगे तो 30 x2 इक्वल टू हो जाएगा -60। तो x2 इक्वल टू -2। तो बोलेंगे कि 30 kg वाले पार्टिकल को -2 का मतलब हो गया 2 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड, तो 2 सेंटीमीटर मूव करना पड़ेगा। माइनस का मतलब कि 10 kg वाले के डायरेक्शन के उल्टा, 10 kg राइट की तरफ जा रहा है, तो 30 kg वाले को लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। लेफ्ट की तरफ मतलब हम लोग बोलेंगे 10 kg वाले पार्टिकल की तरफ। तो आंसर होगा 2 सेंटीमीटर टुवर्ड 10 kg ब्लॉक, ऑप्शन सी करेक्ट। 13th वाले देखो। 13th वाले में कुछ इस शेप का जो फिगर में दे रखा है, एक थिन प्लेट है जिसका टोटल मास 10 kg। देखो, अगर इस प्लेट को ध्यान से देखोगे, इसको हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5। तो हम लोग बोलेंगे 5 छोटे छोटे आइडेंटिकल प्लेट से मिलकर ये बना है। टोटल इसका मास द्रव्यमान दिया हुआ है 10 kg। ये 5 छोटे छोटे एक जैसे प्लेट तख्ते से मिलकर बना है। एक का हो जाएगा द्रव्यमान, हम लोग बोलेंगे कि 2 kg, क्योंकि टोटल 10 है, इसमें 5 ऐसे एक जैसे आइडेंटिकल हैं प्लेट। तो एक छोटे प्लेट का द्रव्यमान 2 kg। अभी क्या करो कि अब हम लोग इसको
तीन हिस्सा में बांट देते हैं। एक ये ऊपर वाला, एक ए वाला, और एक नीचे वाला जो बड़ा वाला। ठीक है, इस बड़े वाले में तीन प्लेट, छोटे छोटे तीन। तो इसका द्रव्यमान हम लोग बोलेंगे 2 kg, इसका 2 kg, और इसमें तीन है, तो इसका हम लोग बोलेंगे 2 × 3 मतलब 6 kg ऐसा। अभी सबका अब हम लोग सेंटर ऑफ मास देखेंगे, द्रव्यमान के देखेंगे तीनों का अलग अलग। तो देखो, इस बड़े वाले का अगर देखने जाओ, तो ये वाला कोऑर्डिनेट अगर ये 0 0 है तो ये हो जाएगा 0 1 ऐसा। ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 1। तो बड़े वाले को बोलेंगे एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, जिसका एक साइड लेंथ 3 मीटर का है और एक साइड लेंथ 1 मीटर का। तो इसका अपना खुद का अगर सेंटर ऑफ मास देखा जाए बड़े वाले का, तो बोलेंगे इसका अपना सेंटर ऑफ मास होगा, इसके अपने सेंटर मतलब बीच में यहाँ पे। और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग बोलेंगे 3/2, 1/2, क्योंकि एक बाजू की लंबाई 3 है, उसका आधा करोगे तो 3/2 हो जाएगा, एक बाजू की लंबाई 1 है, उसका आधा करोगे तो 1/2। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये वाला, इसको हम लोग लिखेंगे 3/2, 1/2। ठीक है। दूस अब ये वाला 1 2 जो छोटे छोटे हम लोग दिखा रखे हैं प्लेट, उसका देखोगे द्रव्यमान के, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका खुद का सेंटर ऑफ मास इसके अपने सेंटर पे होगा यहाँ पे। इसका साइड लाइन देखोगे तो 1 × 1 का है। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है 1, यहाँ से तो देखेंगे तो ये 1 हो गया, प्लस ये वाला देखेंगे तो हाफ। तो y वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 + ½ मतलब 3/2, और x वाला कोऑर्डिनेट यहाँ से देखोगे तो हाफ। तो बोलेंगे कि x वाला कोऑर्डिनेट इसका होगा हाफ और y वाला हो जाएगा 3/2 ऐसा। इसका देखोगे इस वाले प्लेट का, तो इसका सेंटर ऑफ मास अपने यहाँ पे होगा, और इसका कोऑर्डिनेट जो आएगा 5/2, 3/2 ऐसा। तो मैंने तीन, अब इसको हम लोग तीन प्लेट मान लेंगे। एक का मास 6 kg, एक का 2 kg, एक का 2 kg, और तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिख दिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स यू एम निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे m1 x1, m2 x2, m3 x3 अपॉन m1 + m2 + m3। उसी तरह वाई सी एम निकालेंगे, तो वाई सी एम को हम लोग बोलेंगे m1 y1 + m2 y2 + m3 y3 अपॉन m1 + m2 + m3। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 सब मैंने लिख दिया। तो अब सोल्व करोगे तो एक्स यू एम और वाई यू एम तुमको मिल जाएगा, और एक्स यू एम और वाई यू एम मिल जाएगा। तो इनका एक्स यू एम और वाई यू एम का मुझे रेशियो चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि सॉल्यूशन करने के बाद जो एक्स यू एम और वाई यू एम है, उसका रेशियो जो आएगा वो आएगा 15/9। अगर कैलकुलेशन करोगे तो एक्स यू एम अपॉन वाई यू एम करोगे, इनका गुणोत्तर निकालोगे तो ये आएगा 15/9। और यहाँ पे बोल रखा था कि इनका जो रेशियो है एक्स यू एम और वाई यू एम का, वो बोला 9/9। सॉल्यूशन के बाद ये आता है 15/9, मतलब मीन्स एन का वैल्यू हो जाएगा 15। तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि एक तार है एल लंबाई का, और उसका जो लीनियर मास डेंसिटी, रेखीय घनता जो दे रखा है, और रो दे रखा है ऐसा। अभी इसको तार को मोड़ के एक हम लोग लूप बनाते हैं। इसका केंद्र जो है ओ बिंदु पे है। अभी बोला कि अभी मुझे बोला कि ये जो एक्सिस है, एस एक्स एक्स डैश, इस एक्सिस से इसका चाक मात्रा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। देखो, तो ये जो एक्सिस है इस लूप के टेंजेंट है, स्पर्श कर रहा है, और इसी के समतल में, इसी के प्लेन में। तो ये लूप जो है रिंग हो गया, तो रिंग के टेंजेंट से अगर कोई एक्सिस पास हो रहा है और रिंग के प्लेन में सेमी समतल में है, तो आई का जो वैल्यू होता है रिंग के केस में, ये आता है 3/2 mr²। तो हम लोग बोलेंगे कि जो आई निकालना है मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हो जाएगा 3/2 mr²। अभी एम कैसे लिखना है, तो इसका जो तार था कुल लंबाई एल का था, उसी को मोड़ के रिंग बना। तो रिंग बना देने से उसका लंबाई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ हम लोग उसका आकार बदले हैं, लंबाई तो वही रहेगा। और रेखीय घनता को रो बोला है, तो उसका जो मास होगा वो बोलेंगे रेखीय घनता, लिनियर डेंसिटी गुना लंबाई, रो एल। ठीक है। दूसरा, रिंग का लंबाई, तो वो 2 पाई होता है, सर्कुलर है, तो जो एल के बराबर बोल रखा है क्वेश्चन में कि एल तार से बनाए थे, तो लंबाई तो एल ही होगा। तो यहाँ से आर को हम लोग बोलेंगे L/2 पाई। तो अब जो आई होता है वो 3/2 mr², यहाँ पे एम की जगह पे हम लोग डाल देंगे रो एल, और आर के जगह पे डाल देंगे L/2 पाई। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा L² /4 पाई। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हो जाएगी 3 रो L³ /8 पाई r²। बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि एक रिंग जो है शुरू में अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था ऐसे। इनिशियल एंगल ओमेगा से मान लो। रिंग का मास जो है एम दिया हुआ है, त्रिज्या आर। अभी क्या किए कि हम लोग रिंग के दो छोटे छोटे पार्टिकल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जेंटली रख दिए, मतलब बिना टॉर्क लगाए इस पे रख दिए। तो बाद में क्या हुआ कि मान लो कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो छोटे छोटे कण रख दिए, और ये रिंग था जिसका मास तो ए मार दिया हुआ है। तो अब इसका कोणीय वेग क्या होगा, तो अब मान लो ओमेगा 2 हो। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लगाया गया, इसलिए एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व होना चाहिए। टॉर्क जीरो है, तो मतलब I1 ω1 = I2 ω2। I2 ω2, I1 लिखोगे तो सिर्फ पहले रिंग था। रिंग का अपने एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो mr², ω1 मतलब शुरू वाला कोणीय वेग जो ओमेगा बोला था। I2 बाद में देखोगे तो रिंग है, साथ साथ दो छोटे छोटे कण भी है, पार्टिकल, जिनका एक्सिस से डिस्टेंस अंतर देखोगे तो त्रिज्या के बराबर है, आर के बराबर। एक कण का लिखते तो होता है mr², ऐसे ऐसे दो हैं तो हो जाएगा 2 mr², ऐसा। तो ये हो गया I2 × ω2। अभी r² दोनों साइड से कॉमन लेके कट जाएगा, तो ω2 का जो वैल्यू आएगा वो होगा M ω/M +2 स्मॉल m।
बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें क्या है कि एक तख्ती जो है डिस्क, वो अपने केंद्र से पास होता हुआ लंब अक्ष के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा था। इस तख्ती का मास एम, त्रिज्या आर, ए डिस्क था। ये रोटेट कर रहा था इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब क्या किए हम लोग कि इसके ऊपर एक दूसरा डिस्क रख दिए, बिना टॉर्क लगाए, जेंटली प्लेस्ड का मतलब होता है बिना कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाए आराम से रख दिए। तो अब दोनों साथ साथ रोटेट करने घूमेंगे। तो अब बाद में जब दोनों साथ साथ घूमेंगे, ऐसे एक और रख दिए इसके ऊपर मंग ऐसे, तो बाद में इनका कोणीय वेग क्या होगा वो बताना है। तो बाद में कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा टू बोल रहे हैं। देखो, तो अब यहाँ पे दो डिस्क हो गए बाद में। एक का बोला है कि द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है। दूसरे का आकार मतलब साइज तो बराबर है, तो त्रिज्या r ही है, लेकिन उसका द्रव्यमान बोला है m/4। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे टॉर्क नहीं है, तो कोणीय वेगमान से रक्षित मीन्स I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। I1 मीन्स सिर्फ अकेला तख्ती था, तो उसका हो जाएगा a r² / 2 ओमेगा। ये हो गया I1 ω1। जब I2 ω2 लिखेंगे, I2 लिखेंगे तो अब मेरे पास दो डिस्क है, दो तख्ती, दोनों का लिखना पड़ेगा। तो पहले वाले के लिए लिखेंगे m r² / 2। दूसरे वाले का द्रव्यमान को बोला है m/4, तो उसका हो जाएगा m/4 r² / 2। ये हो गया I2 टोटल इंटू ω2। अभी देखो r² / 2 कॉमन लेके तो दोनों साइड से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 5m/4 ω2। एम इधर होगा, एम भी कट जाएगा, तो ω2 का वैल्यू हो जाएगा 4ω/5। बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में एक सेमी सर्कुलर डिस्क है। ऐसे, चलो ऐसे, और एक्सिस जो है इसके सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के लंब है ए वाला। तो एक सेमी सर्कुलर डिस्क में एक डिस्क का ही पार्ट है, तख्ती का हिस्सा है, तो फॉर्मूला तख्ती वाला ही होगा। तख्ती में हम लोग केंद्र से अगर एक्सिस पास हो रहा है और लंब है, परपेंडिकुलर है, तो बोलते थे m r² / 2 होता है, तो यहाँ पे भी m r² / 2 होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में किसी एक पार्टिकल पे हम लोग जो बल लगाते हैं फोर्स, उसको एफ वेक्टर बोला है, और पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर, टॉर्क को टाउ वेक्टर है। तो कौन सा सही है वो बताना। देखो हम लोग जानते हैं कि टॉर्क जो होता है आर क्रॉस एफ होता है, मीन्स आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद टॉर्क मिलता है। ठीक है, तो और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, वो दोनों फैक्टर जिनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, उन दोनों के साथ रिजल्ट जो है परपेंडिकुलर होता है। मीन्स
आर क्रॉस एफ करने के बाद रिजल्ट टॉर्क आया, तो टॉर्क जो है, जो रिजल्ट है वो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों वेक्टर का, मीन्स आर वेक्टर का और एफ वेक्टर का। तो टॉर्क इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एक क्रॉस करने के बाद आया है। और एक क्रॉस प्रोडक्ट का रूल कि जो भी रिजल्ट होता है वो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। तो टॉर्क जो है आर के साथ परपेंडिकुलर, एफ के साथ भी परपेंडिकुलर। अब टॉर्क का आर के साथ डॉट अगर करोगे तो परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते थे कि ए बी, जैसे दो वेक्टर ए और बी है उनका डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा होता है। अगर थीटा 90 हो जाए तो कॉस 90 जीरो होता है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो उसी तरह टॉर्क और पोजीशन वेक्टर ये तो परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 हो गया तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। और टॉर्क और फोर्स भी परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ भी थीटा 90, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रखा है एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट, साइड लेंथ ए का और मास एम का। तो एक स्क्वायर प्लेट है ऐसा। तो बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस स्क्वायर प्लेट का। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर, मतलब इसके एक कॉर्नर से पास कर रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसा। तो हम लोग बोले यहाँ से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसा, मतलब ऊपर की तरफ एक्सिस ऐसे सोचो। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर प्लेट में अगर एक्सिस सेंटर से हो पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला आता है एम ए स्क्वायर बाई 6। मुझे कॉर्नर से चाहिए, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा डायमीटर का, सॉरी डायगोनल का हाफ। साइड लेंथ ए है इसलिए विकर्ण डायगोनल हो जाएगा, √2 है, इसका हाफ करोगे तो ए बाई √2। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर वाला प्रमेय। तो इस एक्सिस से अगर आई चाहिए तो ये बोलेंगे कि आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी एम स्क्वायर प्लेट के केस में होता है एम ए स्क्वायर बाई 6 एम डी स्क्वायर। डी मीन्स इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो होगा डायगोनल का आधा, मीन्स ए बाई √2, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बाई 2। अभी एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा, एम ए स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो तो 3 एम ए स्क्वायर, 4 एम ए स्क्वायर बाई 6। और 4 एम ऊपर नीचे काट दोगे तो हो जाएगा 2 MA² बाई 3। तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट केस में बोला है कि एक यूनिफॉर्म जो है स्क्वायर शीट है, मीन्स एक चौरस तख्ती है, स्क्वायर प्लेट, साइड लेंथ ए का मास एम का। इसके डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। देखो एक्चुअली डायगोनल जो है स्क्वायर प्लेट का वो सेंटर से पास होता है और तख्ती के सतह में प्लेन में ही होता है, स्क्वायर प्लेट के प्लेन में ही होता है। देखो स्क्वायर प्लेट के केस में हम लोग पढ़ रखे हैं कि अगर एक्सिस सेंटर से पास हो और
प्लेन के परपेंडिकुलर हो, लंब हो, तो होता है ma²/6। अगर एक्सिस सेंटर से पास हो और उसी प्लेन में हो तो होता है ma²/12। तो यहाँ पे जो डायगोनल के अबाउट आई पूछा है ये हो जाएगा ma²/12, क्योंकि ये विकर्ण इसी के प्लेन में होता है और सेंटर से पास है, तो ऑप्शन दिल्ली जो है बोलेंगे करेक्ट होगा। 21 देखो, 21 में क्या है कि एक रॉड जो है लेंथ 50 सेंटीमीटर का, इस पे हिंज लगाया हुआ है अपने एक किनारे पे। देखो अभी ये रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ये इसका टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसको एल बोल रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे होगा। सेंटर ऑफ मास का हाइट देखोगे ए वाला, तो ये वाला हो जाएगा L/2 साइन 30 डिग्री, मीन्स L/4। अभी कहानी क्या है कि रॉड को इस पोजीशन से छोड़ते, तो जब रॉड हॉरिजेंटल हो जाए, तो इनिशियल पोजीशन तो दे रखा था कि इनिशियली रॉड ऐसा था, ऐसे, ये सेंटर ऑफ मास है उसका, ये इसका हाइट हुआ सेंटर ऑफ मास का, और हाइट का वैल्यू आया L/4। तो जब रॉड हॉरिजेंटल हो जाए, ऐसा हो जाए, तब उसका कोणीय वेग क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी स्पीड क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एनर्जी कंजर्व करते हैं। क्या कि पहले वो एच हाइट पे था, अस्थिर था, तो उसके पास सिर्फ स्थितिज ऊर्जा थी, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं mgh। बाद में जब वो होरिजेंटल हो गया तो एच हो गया 0, अब उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचा है। तो बोलेंगे कि जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ mgh घटा, जितना स्थितिज ऊर्जा घटा उतना ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, mgh = हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो h के जगह पे डालना है मुझे L/2। आई देखोगे एक्सिस जो है रॉड के किनारे से है, तो रॉड के किनारे से फॉर्मूला होता है ml²/3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये 2 2 खत्म, m खत्म, एक L से L खत्म, ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो होगा √3g/L। L को बोल रखा है क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे एल, एच की जगह पे L/4। कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 2L। तो अब यहाँ पे L की जगह पे 50 सेंटीमीटर में 0.5 मीटर हो जाएगा। 3 × g करोगे 30, 2 × 0.5 तो √30। हम लोग बोलेंगे ओमेगा =√30 हो जाएगा। बॉम्बे करेक्ट आंसर। 22 देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर बताना है, मतलब उसका डायग्राम कौन सा होगा। देखो तो हम लोग बोले कि ये स्फीयर है, मेरा गोला है, एक केंद्र हुआ, ये हुआ उसका डायमीटर व्यास। अभी इसी के समांतर मान लो एक्स अंतर पे एक दूसरा एक्सिस है, इस एक्सिस से आई का वैल्यू बताना है। तो हम लोग तो
बोलेंगे समांतर वाला पैरेलल वाला थ्योरम लगाएंगे तो आई इक्वल टू लिखेंगे आई सी ओ एम प्लस एम एक्स स्क्वायर। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 2/5 mr² प्लस एम एक्स स्क्वायर। 2/5 mr² एक कांस्टेंट कुछ वैल्यू है, मान लो 10 20 कुछ भी हो रहा होगा। तो आई इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस एम एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू जीरो डालोगे तो एम एक्स स्क्वायर जीरो बचेगा, आई इक्वल टू होगा 2/5 mr²। मतलब आई कुछ ना कुछ होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे आई जीरो नहीं होगा। और दूसरा एक्स के साथ इसका रिलेशन देखोगे तो ऐसा स्क्वायर पर निर्भर करता है, स्क्वायर पर निर्भर करता है, मतलब कर्व जो होगा पैराबोलिक होगा और जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पे आई जीरो नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन दिल्ली करेक्ट होगा। एक तो पैराबोलिक लिनियर नहीं होगा क्योंकि एक्स की पावर 2 आ रहा है, और एक्स इक्वल टू जीरो पे नहीं है इसलिए जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, तो दिल्ली हो जाएगा। 23 देखो, देखो किसी एक ऑब्जेक्ट बॉडी का बोल रखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स आई जो है 1.5 kg/m²। ठीक है, अभी इनिशियली ये रेस्ट पे था, बाद में इसका काइनेटिक एनर्जी जो है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1200 जूल करना। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू दे रखा है 20 रेडियन पर। तो बोला है कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है कितने समय तक अप्लाई करें, मतलब टाइम बताना है ताकि उसका काइनेटिक एनर्जी 1200 जूल हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 1200। यहाँ से ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा, टू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 1.5, ऐसा वैल्यू आई का रख दिया 1.5, तो ऐसा ये देखोगे तो 40 रेडियन पर सेकंड ओमेगा ऐसा आ गया। इनिशियली क्या था कि रेस्ट पे था, मतलब ओमेगा नोट जो है जीरो दिया हुआ है, ओमेगा नोट का वैल्यू जीरो, अल्फा बोला है 20, ओमेगा फाइनल आ गया 40। तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नोट की जगह पे जीरो डाल दोगे, अल्फा की जगह पे 20 डाल दोगे, और ओमेगा 40 है, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 20, 40/20 मीन्स 2। बोलेंगे ऑप्शन ए करेक्ट। 24 में देखो, बोला एक स्फीयर जो है रोलिंग कर रहा है, तो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। रोलिंग का मतलब कि वो आगे बढ़ भी रहा है और रोटेट भी कर रहा है, मतलब लिनियर मोशन भी है और ट्रांसलेट रोटेशनल मोशन भी है। तो मुझे बोला कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब KER प्लस KE टोटल, इन दोनों का वो बोला है रेशियो। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को हम लोग फी अपॉन आर बोलते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। टोटल काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम फी स्क्वायर, ऐसा। अभी स्फीयर गोला बोला है तो आई की जगह पे इसमें डालना है तुमको 2/5 mr²। आई की जगह पे 2/5 mr² डालोगे तो रेशियो जो है ऊपर नीचे कट जाएगा, सब चीज काटने के बाद आएगा 2 चैम से। तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट। क्या करना है, यहाँ पे आई की जगह पे 2/5 mr² डालना है, फिर सोल्व करना है, ऊपर नीचे कट जाएगा, कटने के बाद 2/7 आएगा,
तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली करेक्ट आंसर। 25 देखो, इसमें बोला गया एक स्फीयर जो है 500 ग्राम का, मीन्स मास दे रखा है 0.5 kg। वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, मीन्स रोल करना मतलब लिनियर मोशन प्लस रोटेशनल दोनों हो रहा है और स्लिपिंग नहीं हो रही है। ऐसा स्लिपिंग नहीं हो रही है तो P इक्वल टू ओमेगा आर, और ओमेगा को हम लोग बोल सकते हैं फी अपॉन आर। ऐसा अभी बोला है कि उसके सेंटर का स्पीड फी दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका। तो देखो, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी अगर टोटल निकालना है मुझे, तो इसके पास दो टाइप का काइनेटिक एनर्जी। एक तो लिनियर काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होंगे जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा को हम लोग लिखते हैं वी अपॉन आर। स्फीयर है तो आई का वैल्यू हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। तो आई की जगह पे 2/5 mr स्क्वायर डाल देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में एम का वैल्यू फी का वैल्यू दिया हुआ है, सबका वैल्यू रखोगे तो कैलकुलेशन के बाद आएगा 8.75 इंटू 10⁻⁴ जूल। बोलेंगे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा।